Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today our topic is Suez Canal Crisis. चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हिस्ट्री ऑफ सुएज कनाल देखेंगे, फिर नेशनलाइजेशन देखेंगे कि नेशनलाइजेशन क्यों की थी और किसने की थी, कब की थी। उसके बाद ब्रिटिश फ्रांस का जो रिस्पॉन्स था इस पर वो देखेंगे। वार ऑफ ऑब्जेक्टिव वो देखेंगे जो सुएज कनाल की वजह से वार हुई थी। उसके बाद एग्रीमेंट जो हुआ था फ्रांस, यूके और इसराइल का वो देखेंगे। इन्वेजन ऑफ इसराइल, इसराइल ने जो अटैक किया था इजिप्ट पे, उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके रिजल्ट देखेंगे और कैजुअलिटीज़ देखेंगे कितनी डेथ हुई थी। और उसके बाद देखेंगे कि टुडे लाइफ के अंदर अब सुएज कनाल कैसे है और कैसे चल रही है और किसके अंडर है। आल्सो नाउ एज अरब इसराइल वार इन्वेजन ऑफ द इजिप्ट बाय इसराइल, ये अरब इसराइल सेकंड वार के तौर पर भी जानी जाती है। इसमें इसराइल ने इजिप्ट पर हमला किया था। अक्टूबर 1956 को ये हमला किया था इन्होंने, और इसका जो एम थे वो था कि कनाल के ऊपर कंट्रोल करना, जो सुएज कनाल है, और जो नासिर है उससे रिमूव करना। नासिर थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे उस वक्त, तो इनका जो एम था वो था कि नासिर को रिमूव करना और जो नहर है उसके ऊपर, कनाल है उसके ऊपर कब्ज़ा करना। दिस इवेंट ह्यूमिलेटेड ब्रिटिश इंटरनेशनली, लेकिन ये इंटरनेशनली तौर पे ये ब्रिटिश के लिए रसवाई की वजह बना, क्योंकि ब्रिटिश में कामयाब नहीं हुआ था। जो 3 कंट्री थे जिन पे हमला करने वाले, वो अपने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हासिल करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन वो सुएज कनाल उसके लिए यूज़लेस थी, क्योंकि उसकी वजह थी सोवियत यूनियन और यूएनओ। उनका प्रेशर था कि जो भी ममालिक हैं जिन्होंने इस पे ऊपर हमला किया है इजिप्ट पे ऊपर, तो वो अपनी जो फ़ौज है उसे वापस निकाल ले। उसके बाद और ब्रिटिश को धमकी दी गई कि उसका जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसे रोक दिया जाएगा, उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी, उसकी ऑयल बंद हो जाएगा, उसकी जो ट्रेड है बंद हो जाएगी। तो इसका भी प्रेशर था उसके ऊपर। उसके बाद जो एंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन रोल ऑन द वर्ल्ड मेजर पावर, जो ब्रिटेन का एक रोल था कि वो एक वर्ल्ड की एक बड़ी सुपर पावर है, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड की हिस्से के ऊपर अपनी कॉलोनीज बनाई थी, ऑक्यूपाई किया हुआ था, तो उसे सुपर पावर के तौर पर जाना जाता था। लेकिन ये जब सुएज कनाल का वाक़या हुआ है, इसके बाद जो इसका रोल है ग्रेट ब्रिटेन का वो ख़त्म हो गया था। अगर वो इसका इतनी मजबूत होती तो वो अपन सुएज कनाल के ऊपर कब्ज़ा कर लेती और उसे हासिल कर लेती, तो उसका जो एक स्टेटस था वो ख़त्म हो गया था एज अ मेजर पावर। जो सुएज कनाल थी ये 120 माइल लंबी थी, जो कि फ्रांस ने और इजिप्ट ने मिलकर बनाई थी। इसकी कंस्ट्रक्शन पे 10 साल लगे थे। 10 साल के बाद ये ओपन हुई थी 1869 में। तो इस पे जो फाइनेंशियली तौर पे ख़र्चा किया हुआ था इसका सारा, वो इजिप्ट ने और फ्रांस ने मिलकर उठाया था। जो इसे रन करवा रही है वो यूनिवर्सल कंपनी ऑफ स्विस मैरीटाइम कैनाल है। ये एक कंपनी है जो कि इसे रन करवा रही थी और अभी रन करवा रही है। इसका सारे मामला तो वो ही देखती है। इसके बाद ये एक शॉर्ट लिंकेज था बिटवीन मेडिटेरियन सी और इंडियन ओशन के दरमियान में। ये ब्रिटिश की इकोनॉमी के लिए और उसकी जो कॉलोनीज बनाई थी उसने एशिया के अंदर और बाकी वर्ल्ड के अंदर, उसे कंट्रोल करने के लिए ये एक अच्छा रास्ता था जो सुएज कनाल था। जो इजिप्ट था उसने अपने शेयर जो थे वो सेल कर दिए थे ब्रिटेन को, जो कि 44% थे। 1882 में यूके ने इजिप्ट पर हमला किया और जो कनाल है उसके कंट्रोल करना शुरू कर दिया। 1888 में कन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई, जिसके तहत जो सुएज कनाल है उसे न्यूट्रल जोन कर दिया जाए और इस ब्रिटिश की प्रोटेक्शन में दे दिया जाए, कि इसे ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में रहने दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनलाइजेशन। 26 जुलाई 1956 में नासिर ने स्पीच की और उसने अनाउंस किया कि जो सुएज कनाल है उसे नेशनलाइज कर दिया गया है। और इसको नेशनलाइज करने की वजह थी असवन डैम जो है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे चाहिए थे, तो इसलिए उसे नेशनलाइज करना पड़ा ताकि उससे जो टैक्स हासिल हो वो डैम के ऊपर लगाया जाए। क्योंकि जो डैम की कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो ब्रिटिश है वो सपोर्ट कर रहा था, लेकिन उसने बाद में सपोर्ट करना बंद कर दिया था, इसलिए उसे पैसे की ज़रूरत थी। सुएज कनाल कंपनी के जितने भी एसेट थे उसे फ्रोज़ कर दिया गया था, उसे कोई यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन उसने वादा किया था
नासिर ने कि उसकी जो फुल प्राइस है, उसके जो स्टॉक होल्डर हैं, उसे वापस कर दी जाएगी। इसके बाद एट द सेम डे उन्होंने जो स्विस कनाल है उसे बंद कर दिया था इसराइल की पोर्ट शिपिंग के लिए, कि वहाँ से कोई शिप नहीं गुजर सकता। और इसके बाद उसने और भी इलाके जो थे वो इसने बंद किए हैं, जिनमें स्ट्रेट ऑफ टायरन और गल्फ़ ऑफ अकाबा है। अब हम मैप से देखते हैं स्ट्रेट ऑफ टायरन को और गल्फ़ ऑफ अकाबा को कहाँ मौजूद हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। यहाँ हम नीचे देख सकते हैं कि रेड सी के साथ स्ट्रेट ऑफ टायरन और गल्फ़ ऑफ अकाबा है। ये एक वाहिद ज़रिया था इसराइल के लिए पोर्ट शिपिंग के लिए कि वो अपनी शिप वगैरह को यहाँ से गुजार के जो स्विस कनाल है वहाँ से गुजार सकती थी और बाकी का जो वर्ल्ड है उसके अंदर कर सकती थी अपनी एक्सपोर्ट जो है। लेकिन जो इजिप्ट का प्रेसिडेंट था नासिर, उसने स्ट्रेट ऑफ टायरन और गल्फ़ ऑफ अकाबा को भी बंद कर दिया था इसराइल के लिए, ताकि वो अब वहाँ से शिपिंग ना कर सके, क्योंकि उसने स्विस कनाल से भी इसे बंद कर दिया था रास्ता, तो यहाँ से बंद कर दिया। अब वो बिल्कुल क्लोज़ हो गया था इसराइल के लिए शिपिंग के लिए। अब हम देखते हैं ब्रिटिश और फ्रांस का जो रिस्पॉन्स है इस पर क्या था, क्योंकि नासिर ने जो स्विस कनाल है उसे नेशनलाइज कर दिया था, तो उसका जो इम्पैक्ट था वो तो पढ़ना था। इसके बाद जो ब्रिटिश का रिस्पॉन्स है वो देखेंगे। जो ब्रिटिश था उसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उसकी जो मिलिट्री है उसे और इसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उससे इतना नुकसान पहुंचेगा। यूएसए ने ब्रिटिश की सपोर्ट नहीं की इस मामले में, तो ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि वो मिलिट्री सोल्यूशन निकालेगा इसका। तो इस मिलिट्री सोल्यूशन निकालने के लिए ब्रिटिश ने जो डायरेक्टली तौर पे अपनी मिलिट्री भेजने से अवॉइड किया और इसकी बजाय उसने एक सीक्रेट मिलिट्री पैक्ट पर साइन किया जो कि इसराइल और फ्रांस के साथ उसने किया था। फ्रांस जो था वो भी नासिर से खुश नहीं था, उसका जो डिसीजन था सुएज़ कनाल को नेशनलाइज करने का। अब देखते हैं कि ये खुश क्यों नहीं थे, ये जो फ्रांस है, ब्रिटेन है, तो ये सब कंट्री खुश क्यों नहीं थे उसके ये फैसले से। तो वो मैप के ज़रिए हम समझते हैं क्या वजह थी। अब हम इस मैप पे देख सकते हैं कि रेड सर्कल के अंदर फ्रांस है और जो येलो सर्कल है उसके अंदर यूनाइटेड किंगडम्स हैं। अब इनके पास दो रास्ते हैं अपनी एक्सपोर्ट के लिए, तिजारत के लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये आएँ स्विस कनाल के ज़रिए और अपनी जो इनकी कॉलोनी थी यूनाइटेड किंगडम्स की एशिया के अंदर और बाकी इसकी जो तिजारत थी वो कर सकते थे स्विस कनाल के ज़रिए। इसका जो डिस्टेंस था बहुत कम हो जाता था। सेकंड इनके पास ऑप्शन था, वो ऊपर से काफ़ी ज़्यादा लंबा बनता था, ऊपर से घूम के आना पड़ता था, जिसकी वजह से इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता था और इसके जो ख़र्चा था वो बढ़ जाता था। इसलिए यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जो थे वो यहाँ से अपना तैयार करना पसंद करते थे। इसलिए जब इसे नेशनलाइज कर दिया गया तो वो इसके अगेंस्ट इसलिए हुए थे अब्दुल नासिर के फैसले के। अब दूसरे मैप से हम इसका डिस्टेंस देख सकते हैं कि कितना है। अगर ये स्विस कनाल से जाते हैं तो इसका डिस्टेंस बनता है 11,600 किलोमीटर, लेकिन अगर ये ऊपर से घूम के आते हैं तो इसका डिस्टेंस बन जाता है 19,800 किलोमीटर। ये तकरीबन हाफ बन जाता है। इसलिए ये इतना ज़्यादा नाराज़ थे उसके फ़ैसले से कि उसने नेशनलाइज क्यों किया है। नेशनलाइज करने की वजह से उस पर टैक्स भी और लगेगा जब वो स्विस कनाल से लेके जाते हैं। 29 जुलाई 1956 में फ्रेंच गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो मिलिट्री एक्शन करेंगी इजिप्ट के अगेंस्ट, वो मदद लेंगी इसराइल की। जो फ्रांस था वो यूएसए से भी खुश नहीं था, क्योंकि अल्जीरिया जो इलाका था वो कॉलोनी थी फ्रांस की, तो वो उसे अपना हिस्सा समझता था। जो मॉस्को था वो सपोर्ट करता था नेशनल लिबरेशन फ्रंट को, जो कि अल्जीरिया के अंदर थी, वो ज़्यादा पसंद थी। 1956 से पहले यूएसएसआर ने फ्रांस को ऑफ़र दी कि अगर वो नेटो से स्किप हो जाता है, नेटो से निकल जाता है, तो वो नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो एक आज़ादी पसंद तहरीक है उसकी सपोर्ट करना बंद कर देगा। लेकिन फ्रांस ने इसकी बात नहीं मानी और नेटो का साथ देने का वादा किया। तो बाद में जब स्विस कनाल क्राइसिस आया तो उस वक्त जो यूएसए था उसने ना फ्रांस की सपोर्ट की और ना ही ब्रिटेन की सपोर्ट की। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नाखुश था कि हमने इसके लिए नेटो का ज्वाइन किया लेकिन इसने हमारी सपोर्ट नहीं की। नेक्स्ट टॉपिक आता है वार ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ सर्व्स। जो कनाल है उसके ज़रिए यूरोप का 2/3 जो हिस्सा है ऑयल का वो जाता था।
तो वो उसे दोबारा ओपन कर दिया जाए। नासिर जो है उससे रिमूव कर दिया जाए पावर से, क्योंकि उसने इसे नेशनलाइज किया था। उसके बाद इसराइल वांटेड टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ टायरन एंड गल्फ ऑफ अकाबा फॉर शिपिंग। जैसे कि हम पहले जो मैप के अंदर बात कर चुके हैं कि गल्फ ऑफ अकाबा और स्ट्रेट ऑफ टायरन जो वाहिद हिस्सा था इसराइल के पास अपनी शिपिंग के लिए, तो वो चाह रहा था कि इसे दोबारा रीओपन कर दिया जाए। नेशनलाइजेशन के 3 मंथ के बाद एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई थी, जिसके अंदर फ्रांस, ब्रिटेन और इसराइल शामिल थे। उन्होंने एक मीटिंग के अंदर एक माहिदा तय किया कि वो जो इसराइल है वो हमला करेगा इजिप्ट के ऊपर और उसको, और जो स्विस कनाल है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद जो ब्रिटेन है और फ्रांस है वो उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि वो अपनी फ़ौज को 16 किलोमीटर पीछे कर लें स्विस कनाल से। जब इसराइल 16 किलोमीटर पीछे करेगा अपनी फ़ौज को और इजिप्ट पीछे करेगा, तो उसके बाद जो स्विस कनाल है वो मिलिट्री से क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद जो फ्रांस है और ब्रिटेन है वो इसके ऊपर ऑक्यूपाई कर लेंगे। और इस तरह जो इजिप्ट का कंट्रोल है स्विस कनाल के ऊपर वो ख़त्म हो जाएगा और इसे एंग्लो फ्रांस मैनेजमेंट जो है उसके अंडर कर दिया जाएगा। 26 अक्टूबर 1956 में इसराइल ने गज़ा की जो स्ट्रिप थी उस पर और सनी पेंसिलोना पर 2 दिन तक हमले किए। और उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने भी इसे ज्वाइन कर लिया। इन्होंने एयर बम्बारमेंट की है जो इजिप्ट था उसके ऊपर, और इसके लिए उन्होंने जो अड्डे यूज़ किए हैं वो माल्टा के और साइप्रस के यूज़ किए थे, क्योंकि इन्होंने साइप्रस और माल्टा से पहले ही हवाई अड्डे ले लिए थे इस काम के लिए। जो यूएस से था उसने तीनों नेशंस को थ्रेट किया कि अगर वो अपनी फ़ौज को वहाँ से नहीं निकालते तो उस पर सैंक्शंस लग जाएंगी, उनके IMF जो है वो उन्हें कर्जा नहीं देगा और बाकी जो इकोनॉमिकल सैंक्शंस हैं वो लग जाएंगे इसके ऊपर। तो इसकी वजह बेसिक ये थी USA के इसके गेस्ट होने की कि USA को इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि वो इस तरह सीक्रेट मीटिंग की है जो उसके बारे में, और जो उन्होंने अटैक किया है इजिप्ट पे इसके बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं होने दी USA को। इसी वजह से वो इसके अगेंस्ट था। फर्स्ट यूनाइटेड नेशन एमरजेंसी फोर्स UNFC बनाई गई थी जो कि स्विस क्राइसिस थे उसे ख़त्म करने के लिए, जो कि 7 नवंबर 1956 को हुए। जो फ्रांस और UK था उन्होंने दिसंबर 1956 में अपनी फ़ौज निकाली थी और इसराइल ने मार्च 1957 में अपनी फ़ौज निकाल ली थी। अब सेकंड लास्ट टॉपिक तरफ आते हैं, रिज़ल्ट एंड कैजुअलिटीज़। जो ब्रिटिश था उसके 16 फ़ौजी थे वो हलाक हुए थे और 96 ज़ख्मी हुए थे। फ्रांस के 10 हलाक हुए थे, 33 ज़ख्मी हुए थे। इसराइल के 172 हलाक हुए थे और 813 ज़ख्मी हुए थे। जब इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट के आलमोस्ट 5000 जो डेथ हुई थी और 4000 इसके ज़ख्मी हुए थे। इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत की गई थी। USA का इसके बहुत प्रेशर था और उसके बाद IMF वगैरह का भी प्रेशर था इसके ऊपर। जब ब्रिटेन ने फ़ौज निकाली तो इसका जो स्टेटस था वो डिक्लाइन हो गया था, वो ख़त्म हो गया था। एक सुपर पावर का जो स्टेटस होता था तो वो ख़त्म हो गया था। इसके साथ 2 एडन थे, वो प्रेसिडेंट थे ब्रिटेन के, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। इजिप्ट को इसकी ओनरशिप वापस कर दी गई थी और सोवरेंटी वापस दे दी गई थी कनाल के ऊपर, और इसे रीओपन कर दिया गया था 1957 में। जो ब्रिटिश इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा इससे हर्ट हुई थी, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने इस पे सैंक्शंस लगा दी थी कि वो ऑयल नहीं देगी फ्रांस को और ब्रिटेन को, जिसकी वजह से इसकी इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। एट द एंड जो एडन था उसने सीज़ फायर का माहिदा है वो मान लिया था। उसके बाद उसने अपने जो फ़ौजी थे वो इजिप्ट से निकाल लिए थे। अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, स्विस कनाल टुडे। रोज़ाना 50 शिप जो हैं वो स्विस कनाल से निकलते हैं और जो कि 300 मिलियन टन जो गुड्स है वो हर साल एक्सपोर्ट करती है, वहाँ से गुजारती है। 2014 तक जो स्विस कनाल थी इसकी चौड़ाई थी 61 मीटर, लेकिन 2014 में इजिप्ट गवर्नमेंट ने $8 बिलियन इस पर खर्च किए और इसकी चौड़ाई जो है वो 61 मीटर से बढ़ा के
12 मीटर कर दी गई। जो इसकी चौड़ाई 312 मीटर तक की गई थी वो 21 माइल डिस्टेंस तक की गई थी। स्विस कैनाल ने रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा किया था 2018 से लेकर 2019 के दौरान। यहाँ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।